गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने पढ़ा था कि फर्स्ट अपील कमिश्नर को की जाती है। अब सेकंड अपील में हम अपीलेट ट्रिब्यूनल को करते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कैसे हुआ था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, इसमें अपॉइंट किए जाते हैं और जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है उतना वो जुडिशरी और अपने अकाउंटेंट अपॉइंटमेंट करती है, या फिर केंद्रीय सरकार जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें से एक या एक से अधिक को उपाध्यक्ष अपॉइंटमेंट कर लेती है, या फिर जो भी उच्च न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक काम कर चुके हैं उनमें से किसी रिटायर्ड जुडिशरी को अध्यक्ष नियुक्त कर देती है ट्रिब्यूनल का। इसके मुख्य कार्य, इसके वैसे कार्यालय मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली और चेन्नई में है, लेकिन इसका ट्रिब्यूनल का मेन जो ऑफिस है वो मुंबई में स्थित है। और अब हम पढ़ेंगे उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य जो अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे वही माने जाएंगे। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में हम सेकंड अपील करते हैं। इस अपीलेट ट्रिब्यूनल के विषय में धारा 254 से 2A के अंतर्गत हम स्थगित दे सकते हैं। अगर जैसे कि हमने करदाता ने कर या ब्याज या शुल्क या कोई भी पेनल्टी का राशि 20% से जमा नहीं किया है तो समान राशि की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकता है कि मेरे को इतनी राशि में सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके लिए वो 180 दिन के लिए स्टे नहीं दे सकता है। 180 दिनों के लिए अधिक से अधिक 180 दिनों तक के लिए स्टे दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो अलग अलग बेंचेस बना देती है। सब बेंचेस में अलग अलग बनाने का उसके अधिकार और उसके ड्यूटीज अलग अलग दे देती है, ताकि वो अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों का पालन करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। अब इसमें जो इसने बेंचेस बनाए उसमें एक जुडिशियल सदस्य मेंबर होता है, एक अकाउंटेंट मेंबर होना चाहिए, तब जाके। अगर सिंगल बैच में है तो उसमें अगर सिंगल बैच है तो उसके लिए उसको करदाता कर निर्धारण द्वारा अधिकारी ने जो असेसिंग ऑफिसर ने जो उसकी इनकम तय करी है वो 50 लाख से अधिक नहीं है तो सिर्फ वो सिंगल बैच में ही काम हो, सिंगल बैच में उसकी प्रॉब्लम होता है। अगर उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है, बड़ी है, तो स्पेशल बैच में कर सकता है। उसमें लगभग 300 होते हैं, 3 से अधिक जुडिशरी भी नियुक्त करते हैं और कम से कम एक जुडिशरी होना चाहिए और एक अकाउंटेंट मेंबर होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है। अब आते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में हम क्या क्या अपील करने के लिए योग्य हैं आदेश को। पहला, हम कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट कौन कौन सी हम कर सकते हैं। इसमें असेसी भी कर सकता है, अपना ऑर्डर अपील कर सकता है और असेसी भी कर सकता है। और जो हमने पिछले कमिश्नर ने अपनी जो भी ऑर्डर पास किया है अगर उसे भी उसको लगता है कि ये असेसी के फेवर में है बट मेरे अगेंस्ट में, तो वो भी असेसिंग ऑफिसर के थ्रू अपनी अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इसमें दोनों लोग कर सकते हैं। अब आता है कि कमिश्नर अपील के क्या क्या ऑर्डर्स हैं। अगर कमिश्नर अपील ने अपने सम्मुख जिस भी अपील पर आदेश दिया है वो उस पर भी कर सकते हैं कि किसी को उस आदेश ऑर्डर से सहमत नहीं है तो वो भी अपील कर सकता है। या फिर कमिश्नर ने जो भी अपील दिया उस आदेश में कोई भूल हो गई है तो वो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए भी ऑर्डर अपील कर सकता है। या फिर जो पेनल्टी लगाई गई है नोटिस की पूर्ति ना करने पर, हिसाब किताब की बहेली ना रखने पर, या कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में कोई गलती है तो उसकी भी सुधार कर सकता है। या फिर आय कम बता रहा है तो इन सब के लिए, या फिर गलत प्रमाण पत्र सूचना दी गई है तो इन सब के लिए भी वो ऑर्डर अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब आता है प्रधान कमिश्नर के आदेश के लिए क्या क्या कर सकता है। या फिर वो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी अस्वीकार कर सकता है, मतलब इससे सहमत नहीं हो सकता है, कैंसिल कर सकता है उसका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी। या फिर वो रिवीजन के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। या फिर वो जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है उनके लिए हस्ताक्षर या उनका दोबारा से निरीक्षण करने के लिए भी बोल सकता है जो भी पेनल्टी लगाई गई है। या फिर किसी संस्था या कोष के संबंध में कोई कटौती है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। आय कम बताना वही है कि
आइटम बता रहा है या गलत बता रहा है तो उसके लिए भी वो ऑर्डर अपील कर सकता है। अब आते हैं कि असेसिंग ऑफिसर के अधिकारी का आदेश क्या होगा। जो भी अपवर्जित का आदेश है, जो भी टैन भार की स्कीम में अपवर्जित का आदेश है, उसका पालन किया जाना चाहिए। अब आता है विभाग द्वारा अपील। धारा 154 और 250 के अंतर्गत जो कमिश्नर ने निर्णय दिया है उसमें अगर कोई आपत्ति है तो असेसिंग ऑफिसर भी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, जैसे मैंने बता रखा था। अब आता है इसकी अवधि कितनी है। इसका टाइम पीरियड है 60 दिन में अपील। जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है कमिश्नर के थ्रू तो उस ऑर्डर के दिन से 60 दिन के अंतर्गत आपको अपील कर देनी चाहिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में, अन्यथा अनवैलिड माना जाएगा। अब आता है इसकी फीस कितनी है। वहां पर फीस थी अगर 1 लाख से है तो वहां पे फीस थी 250 रुपए। यहाँ पे फीस है अगर 1 लाख से ऊपर असेसी की प्रॉब्लम है तो वो 500 रुपए फीस पेमेंट करेगा। अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 1500 रुपए। अगर 2 लाख से अधिक है तो भी वो 10,000 तक करेगा और 1% निर्धारित वो लगाया जाएगा। अब आता है अगर उसकी फीस इन सब में से किसी में से नहीं है तो वो सिर्फ 500 रुपए पेमेंट करेगा अगर उसकी प्रॉब्लम इनकम से रिलेटेड नहीं है। अब आता है कि वो मांग पर रोक लगाने का प्रार्थना पत्र भी दे सकता है 500 रुपए में। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है असेसिंग ऑफिसर और असेसी एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। एक मतलब अगर जो कमिश्नर ने कोई भी ऑर्डर पास किया होगा या तो हो सकता है कि असेसी के पक्ष में हो या फिर जो भी कमिश्नर ने अपील किया जो भी ऑर्डर दिया था या फिर असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में हो। अब जो भी दुखी होगा वो आगे जाके अपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपना अपील कर सकता है और उन दोनों को एक दूसरे के वहां उसमें क्या था सिर्फ असेसी को जरूरत थी तो असेसी ने अपना ऑर्डर पास किया अपील किया था। लेकिन अब यहाँ पे दोनों लोग अपील कर सकते हैं और इन दोनों को में क्रॉस ऑब्जेक्शन होता है। ये 30 दिन के अंदर ही ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करना इनका जरूरी है। अब मेमोरेंडम की अपील की तरह मानकर निपटाया जा सकता है। इसका जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। समय बीत जाने पर अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का टाइमिंग दे रखा है और टाइमिंग में तुमने नहीं और कुछ भी ऑर्डर अपील की है अपील नहीं किया है तो कोई तुम्हारे पास सफिशिएंट रीजन या रीजनेबल कॉजेस है तो वो बता के आप दोबारा से उसको अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को सही लगता है तो वो तुम्हें दोबारा से टाइम बढ़ा सकता है और तुम्हें दोबारा से अपील करने का मौका मिल जाता है। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या क्या है वो क्या क्या ऑर्डर दे सकता है। जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो दोनों पक्ष के आपस में उन दोनों का सुनेगा और जो भी उचित निर्णय होगा वो दे सकता है ऑर्डर या फिर जहां तक हो संभव हो सके वो फाइनेंशियल ईयर में 4 वर्ष में ही जो भी अपील आया है उसकी समस्या का निपटारा करके सॉल्यूशन दे सकता है। अब आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल की वो लागत कितनी लेगा। जितना उसे ठीक लगेगा उतना ही वो लेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपनी जो भी उसने ऑर्डर पास किया है उसकी एक कॉपी करदाता को देगा और एक कॉपी कमिश्नर को देगा। अब आता है ट्रिब्यूनल आदेश अपना आदेश देने के बाद जिस महीने आदेश दिया उसके 6 महीने में अगर कोई उसे भूल सुधारने को या फिर कोई रेक्टिफिकेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर उससे भी करदाता की आय दायित्व बढ़ जाता है या करदाता को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दोबारा से हाई कोर्ट में कर सकता है और जो भूल से धारने के लिए करदाता का प्रार्थना पत्र जाएगा वो 50 रुपए की फीस देनी होगी। अब ट्रिब्यूनल का जो ट्रिब्यूनल ने जो भी स्टेटमेंट ऑफ टैक्स में जो भी अपना ऑर्डर दिया है वही उसका अंतिम फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। अगर करदाता या असेसिंग ऑफिसर कोई भी उसके ऑर्डर से सहमत नहीं है या संतुष्ट सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब तीसरी स्टेज है कि हम हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं क्योंकि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी हमें ऑर्डर दिया है हम उस ऑर्डर से सहमत नहीं है। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल
अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन अपील कर सकता है? असेसी भी कर सकता है, या फिर असेसिंग ऑफिसर भी कर सकता है, या कमिश्नर भी कर सकता है, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के सहमत नहीं है, कि जो भी सहमत नहीं है तभी तो होता जा रहा है। कोर्ट में अपील कर सकते हैं, किसी के भी विरुद्ध कर सकते हैं अपील। अब आता है कि यदि प्रधान मुख्य कमिश्नर या मेन कमिश्नर या फिर जो भी कमिश्नर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बातों आदेश से ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है। इसके ऑर्डर की जो दिन है वो 120 दिन लिमिटेड दिया गया है। 120 दिन के अंदर ही उसे अपील करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका अपील रद्द कर दिया जाएगा। अगर इसमें भी वही चीज है कि अगर 120 दिन के अंदर उसने अपील नहीं दिया, उसकी कोई प्रॉब्लम है, सफिशिएंट प्रॉब्लम या रीजनेबल कॉजेस है, तो वो अगर उसको हाई कोर्ट को ठीक लगता है कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो उसकी प्रॉब्लम को देख के उसके डेट को भी बढ़ा सकता है और उसकी अपील को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अपील में जो भी मेमोरेंडम में लिखा पड़ा है उसे स्टेटमेंट ऑफ लॉ में स्पष्ट लिखना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नहीं तो फिर हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि प्रॉब्लम कहाँ थी, एसएससी को दिक्कत कहाँ आ रही है, एसएससी किस बात से सहमत नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में और फैक्ट में सब कुछ उचित और सही देना चाहिए, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब आता है कि अपील उस पर्सन के संबंध में सुनी जाएगी, सुनकर आपस में दोनों बहस करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इनकी ये प्रॉब्लम है, तो वो सॉर्ट आउट करेगा कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। और हाई कोर्ट का भी अधिकार होता है कि वो इस बात से संतुष्ट करे कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ लॉ में अगर उस पर सुनवाई करेगा, जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या लॉ से प्रॉब्लम है उस पर वो अपना ऑर्डर पास कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम सुनेगा, वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेगा। अब हाई कोर्ट में जो भी ऑर्डर दिया गया है वो भी उसका आधार लिखेगा और उसी पर निर्णय आधारित करेगा। अब ट्रिब्यूनल के मामले में अगर कोई भी निर्णय गलत लगा है एसएससी को, तो वो उसकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा। ये कौन सी धारा के अंतर्गत करेगा? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग, प्रोविजन के अकॉर्डिंग करेगा। इसमें सारी प्रॉब्लम इसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। हाई कोर्ट अब सुनवाई करेगा और अपना निर्णय देगा। इसका निर्णय लास्ट निर्णय भी माना जाएगा, और इसमें कम से कम 2 जज आपस में निर्णय लेंगे। अगर इसमें बहुत सहमति से निर्णय को माना जाता है, जिसकी ज्यादा सहमति होगी उन्हीं का निर्णय सही माना जाएगा, सारे जजेस को मिलाकर। अब अगर कोई असेसी या फिर कोई असेसिंग ऑफिसर या फिर कोई कमिश्नर हाई कोर्ट से भी सहमत नहीं है उसके ऑर्डर से, तो वो अब सीधा वो डायरेक्ट फाइनल यानी सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 261 टू सेक्शन 262। अब हाई कोर्ट में जो अपील किया गया है उसके जो भी ऑर्डर से अगेंस्ट में है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। जो भी केस है उसको अगर वो केस सही है, योग्य है, करने लायक, तो वो कर सकता है यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट का ही जो डिसीजन होगा वो सब लास्ट होगा। अब वो क्या कहीं नहीं जा सकता, ये हाई कोर्ट ही इसका लास्ट ऑर्डर होगा, उसे मानना ही पड़ेगा। जो भी इसमें इनकम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो है या स्टेटमेंट ऑफ लॉ है, उसी का आधार लेके वो निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट। और ये सारी जो भी कॉपी दी गई है, जो भी सर्टिफिकेट दिया गया है, असेसिंग ऑफिसर के मामले को भी निपटा देगा। और इसकी कॉस्ट ऑफ अपील कितनी है? जितना उसे ठीक लगेगा, जितना जायज लगेगा, जेन्युइन लगेगा, उतनी वो अपनी फीस मांगेगा। इसमें टैक्स का भुगतान करना होगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है, तो उसमें कर का भुगतान उस मामले में कर निर्धारण के अनुसार करना होगा। जो भी असेसिंग ऑफिसर ने जो भी टैक्स बोला है, टैक्स लगाया है, अकॉर्डिंग उतनी ही पेमेंट करनी होगी। अब आता है लास्ट रिवीजन, ये 263 और 264 आता है सेक्शन। इसमें रिवीजन, अब तक असेसी अपनी अपील कर सकता है। अगर उसने अपील करने का उसके पास समय निकल चुका है, तब वो जाके रिवीजन करेगा।
कि मेरी प्रॉब्लम है, इसका रिवीजन करो। तो रिवीजन किसको करेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा अधिनियम के अंतर्गत इसमें सारी जो भी कार्यवाही है उसका रिकॉर्ड करेंगे और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर अपनी इसकी जांच करेंगे सारी स्टेटमेंट को। और फिर जाके जो भी असेसिंग ऑफिसर ने अधिकार कोई आदेश गलत है तो उसके अगेंस्ट में उसकी जांच की जाएगी और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन ऑर्डर में पास कर दिया जाएगा। अब आता है कि असेसिंग अगर प्रतिकूल नहीं है, असेसिंग ऑफिसर के प्रतिकूल नहीं है कोई भी आदेश जो भी ऑर्डर दिया है, तो वो इसका जांच भी कर सकता है, इसके सत्यापन के लिए भी किया जा सकता है, या फिर जो भी कोई राहत देनी चाहिए वो बिना दावे के साथ भी राहत दे सकता है, या फिर ऑर्डर भी पास कर सकता है। जो भी आदेश के अनुसार नहीं किया गया तो उस ऑर्डर को दोबारा से पास आउट कर सकता है, या फिर जो आदेश उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग निर्णय पारित करना चाहिए उसको भी पारित कर सकता है, उसे ऑर्डर को भी पास आउट कर सकता है। 263 असेसी के अगेंस्ट में जो भी प्रॉब्लम है इसमें की जाती है। अगर असेसी के फेवर में कोई सा ऑर्डर पास आउट हुआ है तो वो 264 में आता है सेक्शन। 263 में भी बात करते हैं कि प्रिंसिपल और जो भी प्रिंसिपल कमिश्नर है या कमिश्नर, उसके 2 वर्ष में ही ऑर्डर को पास आउट करना पड़ेगा, यानी उसी समस्या को 2 वर्ष के अंतर्गत ही समस्या को सुलझाना होगा उसे, उसके लिए टाइम लिमिट दी गई है। अगर वो चाहता है कि उसका निर्णय अभी भी उचित नहीं है तो वह ऐसे रिवीजन के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी अपील कर सकता है रिवीजन के लिए। अब आता है कि अगेंस्ट फेवर ऑफ असेसी सेक्शन 264 में क्या होगा, रिवीजन ऑफ द ऑर्डर। इसमें प्रिंसिपल कमिश्नर के संबंध में जो भी अधिकार अधीनस्थ जो भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके अधिकार दिए गए हैं या करदाता के द्वारा रिवीजन के लिए एप्लीकेशन आई है या फिर उसकी कार्यवाही का रिकॉर्ड की मांग करता है वो, तो उसका आदेश उसके संबंध में उसकी जांच की जाएगी। पूछताछ करने के बाद जो भी ठीक लगेगा सोल्यूशन, उस ऑर्डर को पास कर दिया जाएगा और इसकी समय सीमा है 1 वर्ष के अंतर्गत ही उसकी समस्या का निपटारा करना पड़ेगा रिवीजन के लिए। जो भी असेसी ने अपना रिवीजन करने के लिए समस्या दी है, इसकी फीस है 500 रुपए के साथ उसे प्रस्तुत कर देना चाहिए। 1 वर्ष के साथ 500 रुपए की फीस देनी पड़ेगी इसे, और ये वाला आदेश अंतिम होगा। और वो किन किन परिस्थितियों में प्रिंसिपल कमिश्नर की किस आदेश पर 264 के अंतर्गत पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता है, अगर उस ऑर्डर में कमिश्नर के यहाँ पर या ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, परंतु करदाता ने अपील की है और ना अपील का समय बीता है, तो वह ट्रिब्यूनल अपील में जो भी किस ऑर्डर में संबंध में करदाता ने अपील करने का अधिकार नहीं छोड़ा, तो अगर वो कर सकता है अपील। अगर जबकि ऑर्डर कमिश्नर अपील के विचार पेंडिंग है तब भी वो नहीं कर सकता। अगर ऑर्डर अगेंस्ट है अपील ट्रिब्यूनल के तब भी नहीं कर सकता वो, पुनः रिवीजन के लिए पुनर्निरीक्षण के लिए नहीं दे सकता, यानी रिवीजन करने के लिए नहीं दे सकता है। थैंक यू क्लास।